नमस्कार और स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर के बात करने वाले हैं जिसे आप उस समय का गेम ऑफ थ्रोन्स भी कह सकते हैं। सोचिए, 16 शक्तिशाली राज्य, सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, सत्ता के लिए, जमीन के लिए और प्रभाव के लिए। लेकिन आखिर में ताज सिर्फ एक के सिर पर सजा, मगध। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पे हम ये जानेंगे कि इस शाही खेल में मगध ने ऐसा क्या दांव खेला जो बाकी सब नहीं खेल पाए। ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, ये तकनीक की, व्यापार की और नए विचारों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अचानक ऐसा क्या हुआ कि छोटे छोटे कबीले बड़ी बड़ी सल्तनतों में बदलने लगे। ये महाजनपद आखिर थे क्या और ये आए कहां से? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, पहले लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहते थे। जन? जी। फिर जब ये जन एक जगह टिक कर बसने लगे तो वो इलाका कहलाया जनपद, मतलब जहां जन ने अपना पैर रखा। अच्छा, तो जन से जनपद, ये तो समझ में आता है। लेकिन महाजनपद तक का सफर कैसे तय हुआ? यानी महान लगने वाली क्या बात थी इनमें? जब इन जनपदों ने अपनी सीमाओं को भराना शुरू किया, अपनी ताकत बढ़ाई और दूसरे जनपदों को अपने में मिला लिया, तब वे महाजनपद कहलाए, यानी महान साम्राज्य। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ऐसे ही 16 बड़े और शक्तिशाली राज्यों की एक लिस्ट मिलती है जो उस समय एक दूसरे से टकरा रहे थे। 16? ये तो वाकई एक बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड रहा होगा। लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे कोई बड़ा कारण भी तो होगा। मुझे लगता है अक्सर ऐसे बड़े बदलावों के पीछे कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो है लोहा। लोहा? जी, लोहा। लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया। मतलब कैसे? 2 तरह से। पहला, लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हुआ। खेती के लिए जमीन बढ़ी। और दूसरा, और ज्यादा जरूरी, लोहे के फाल वाले हल। इनसे जमीन की गहरी जुताई होने लगी, जिससे पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 1 मिनट, तो मतलब इतिहास में पहली बार उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज था। इसका समाज पर क्या असर पड़ा होगा? क्या लोगों ने खेती छोड़कर कुछ और करना शुरू कर दिया? एग्जैक्टली। यहीं से कहानी बदलती है। जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो एक ऐसी बड़ी आबादी को पालना मुमकिन हुआ जो खेती नहीं करती थी, जैसे कारीगर, व्यापारी, प्रशासक और सबसे जरूरी, एक स्थायी सेना। बिल्कुल, एक स्थायी सेना। और जब आपके पास एक बड़ी सेना और एक बड़ा प्रशासन होता है तो उसे चलाने के लिए एक बड़े राजनीतिक ढांचे की जरूरत पड़ती है। यहीं से महाजनपदों की नींव पड़ी। और जहां अनाज ज्यादा होगा वहां बाजार भी तो बनेंगे। जाहिर है इस अनाज ने व्यापार को भी हवा दी होगी। व्यापार तेजी से फैला। उत्तर पथ और दक्षिण पथ जैसे बड़े बड़े ट्रेड रूट्स बन गए जो पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ते थे। और जब सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स चलन में आए तो खरीद बिक्री बहुत आसान हो गई। ट्रेड एकदम से बूम कर गया। अब इन कीमती व्यापारिक रास्तों पर कौन कब्जा करेगा? इसी होड़ ने इन राज्यों को और भी ताकतवर बनने पर मजबूर कर दिया। तो ये सिर्फ तलवार और सिक्के की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की भी लड़ाई थी। मतलब समाज भी तो बदल रहा होगा। पहले लोग अपने कबीले या खानदान के नाम से जाने जाते थे, अब क्या हो रहा था? बहुत अहम मोड़ है ये। पहले पहचान खून के रिश्ते यानी जन से थी, लेकिन अब पहचान जमीन से जुड़ गई यानी जनपद से। अब आप किस कुल के हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया कि आप किस इलाके के हैं। लेकिन क्या ये बदलाव सबने आसानी से मान लिया होगा? कबीलों के सरदार अपनी ताकत इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ना चाहते होंगे। जरूर कोई टकराव हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। यही वो टकराव है जिसने समाज को एक नए तरीके से संगठित किया। वर्ण व्यवस्था और मजबूत हो गई। ब्राह्मणों का काम ज्ञान और धर्म कर्म तक सीमित हो गया और शासन करने और लड़ने की जिम्मेदारी एक नए ताकतवर वर्ग के हाथ में आ गई, क्षत्रिय। ये क्षत्रिय राजा अब अपने कुल के मुखिया नहीं, बल्कि एक पूरे क्षेत्र के शासक थे और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्हें एक प्रोफेशनल आर्मी चाहिए थी। और यहीं पर शायद नए विचारों और धर्मों की एंट्री होती है, क्योंकि ये वही दौर है जब बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए दर्शन सामने आ रहे थे। क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। आप देखिए, पुरानी वैदिक व्यवस्था कर्मकांडों और यज्ञों पर आधारित थी, जो शायद छोटे कबीलाई समाज के लिए ठीक थी। लेकिन अब शहर बन रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था,
समाज ज्यादा जटिल हो रहा था। ऐसे में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों ने एक नई नैतिकता दी। उन्होंने अहिंसा और व्यापार को बढ़ावा दिया, जो वैश्य यानी व्यापारी वर्ग के लिए बहुत आकर्षक था। वाह, मतलब एक नए साम्राज्य को चलाने के लिए एक नया सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था, और ये नए धर्म वही ओएस मुहैया करा रहे थे। क्या हम कह सकते हैं कि मगध जैसे साम्राज्य सिर्फ लोहे के दम पर नहीं, बल्कि इन नए विचारों के दम पर भी बने? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इन नए विचारों ने उस राजनीतिक बदलाव के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार की। उन्होंने एक ऐसे माहौल को जन्म दिया जहां एक बड़े केंद्रीकृत राज्य को स्वीकार करना आसान हो गया। तो हाँ, ये तलवार, सिक्के और विचार तीनों की मिलीजुली कहानी है। तो इन सब वजहों से गंगा के मैदानों में एक के बाद एक कई शक्तिशाली राज्य उभरने लगे, और जैसा कि आपने बताया 16, इनमें से कुछ बड़े नाम कौन से थे जिनका दबदबा था? 16 की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन कुछ बड़े खिलाड़ी थे, जैसे काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी और जो अपने सूती कपड़ों के लिए मशहूर था। उत्तर पश्चिम में गांधार था, जिसकी राजधानी तक्षशिला दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। मध्य भारत में अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी और जो लोहे के काम के लिए जाना जाता था। और मैंने वज्जी संघ के बारे में भी पढ़ा है, जो कुछ अलग था। वो क्या था? वज्जी एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। बाकी ज्यादातर महाजनपदों में राजतंत्र था, यानी एक राजा का शासन। लेकिन वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, एक गढ़ राज्य था, या कहिए एक संघ था। वहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई कुलों के प्रतिनिधि मिलकर फैसले लेते थे, एक तरह की संसद में। तो उस जमाने में भी रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट था? ये तो कमाल है। लेकिन फिर सवाल वही है कि जब काशी, कौसल, अवंती और वज्जी जैसे इतने ताकतवर और अलग-अलग तरह के राज्य थे, तो मगध ने सबको पीछे कैसे छोड़ दिया? उसके पास ऐसा क्या सुपर पावर था? मगध के पास एक नहीं, कई सुपर पावर्स थे। पहला और सबसे बड़ा था लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। मतलब रियल एस्टेट वाला फंडा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मगध गंगा के मैदानों के बीचों बीच था, जहां जमीन बहुत उपजाऊ थी, मतलब अनाज की कोई कमी नहीं। फिर उसकी राजधानियां देखिए। पहली राजधानी राजगीर 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, एक नेचुरल किला। उसे जीतना लगभग नामुमकिन था। आज के जमाने के वास्तु एक्सपर्ट्स भी शायद इतनी बढ़िया लोकेशन नहीं ढूंढ पाते। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, गंगा और सोन नदियों के संगम पर थी। ये एक जल दुर्ग यानी पानी का किला था। हमला करना हो तो पहले नदियां पार करनी पड़ती। इससे न सिर्फ सुरक्षा मिलती थी, बल्कि नदियों के रास्ते व्यापार और सेना की आवाजाही भी बहुत आसान थी। ठीक है, तो लोकेशन का फायदा तो समझ आ गया, और क्या था? दूसरा बड़ा फायदा था प्राकृतिक संसाधन। आज के झारखंड का इलाका उस समय मगध के प्रभाव में था, और वो इलाका लोहे की खदानों से भरा पड़ा था। मतलब बेहतरीन हथियार और औजार बनाने के लिए कच्चा माल घर में ही था। और तीसरा, जो शायद उनका ट्रम्प कार्ड था, वो क्या था? हाथी। जी, मगध पहला राज्य था जिसने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया। मतलब आज के जमाने में टैंक इस्तेमाल करने जैसा। ये तो बाकी सेनाओं के लिए एक साइकोलॉजिकल शॉक रहा होगा। बिल्कुल सोचिए, दुश्मन की सेना घोड़ों और पैदल सैनिकों के साथ लड़ने आई है, और सामने से हाथियों की एक दीवार चली आ रही है, जो किलों के दरवाजे तोड़ सकती है और सैनिकों को कुचल सकती है। ये एक गेम चेंजर था। तो मजबूत अर्थव्यवस्था, सुरक्षित राजधानी, बेहतरीन हथियार और हाथियों की सेना, इस कॉम्बिनेशन का मुकाबला करना तो मुश्किल था। लेकिन इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के लिए दमदार लीडरशिप भी तो चाहिए। और यही मगध के किस्मत ने उसका पूरा साथ दिया। उसे एक के बाद एक कई महत्वाकांक्षी और काबिल शासक मिले। कहानी शुरू होती है हर्यंक वंश से। बिंबिसार को इसका असली संस्थापक माना जाता है। वो बहुत दूर की सोचता था। उसने क्या किया? उसने दोहरी रणनीति अपनाई। जो ताकतवर थे उनसे रिश्तेदारी कर ली। उसने कोसल और लिच्छवी जैसे बड़े राज्यों की राजकुमारियों से शादी की, जिससे ये बड़े राज्य उसके दोस्त बन गए। और जो कमजोर थे, जैसे पड़ोसी राज्य अंग, उसे लड़कर जीत लिया। तो दोस्ती और जंग दोनों का सही इस्तेमाल किया। तो बिंबिसार ने शादियों से दोस्त बनाए और जंग से जमीन जीती। लेकिन उसका बेटा अजातशत्रु लगता है सिर्फ एक ही भाषा समझता था, ताकत की। बिल्कुल, अजातशत्रु ने इस खेल को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता को भी नहीं बख्शा। उसने अपने मामा के राज्य कोसल पर हमला कर दिया और सालों तक अपने पड़ोसी वज्जी संघ से लड़ता रहा, जिसे जीतना बहुत मुश्किल था। वो मगध की ताकत का प्रतीक था, किसी भी कीमत पर विस्तार। मैंने पढ़ा है कि उसने कुछ नए तरह के हथियार भी बनवाए थे। हाँ, वज्जी को हराने के लिए उसने 2 नए हथियार इस्तेमाल किए। महाशिला कंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली एक तरह की गुलेल थी,
और रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा लगी होती थी और जो दुश्मन सेना में कोहराम मचा देता था। बाहुबली फिल्म में जो हथियार दिखाए गए वो यहीं से इंस्पायर हुए लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अजातशत्रु को पहली बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाने का श्रेय भी दिया जाता है। हर्यांक वंश के बाद शिशुनाग वंश का दौर आया। उनका क्या बड़ा योगदान था? शिशुनाग वंश के राजा ने वो काम किया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। उसने मगध के सबसे बड़े दुश्मन अवंती को हराया। अच्छा। और उसे हमेशा के लिए मगध में मिला लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद मगध का गंगा घाटी में कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं बचा। और फिर आते हैं नंद वंश, जिन्हें भारत का पहला एम्पायर बिल्डर भी कहते हैं। हाँ, नंदवंश ने मगध की ताकत को चरम पर पहुंचा दिया। इसके संस्थापक महापद्मानंद को पुराणों में सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। इसका मतलब है कि उसने कई पुराने राजवंशों को खत्म करके उनके इलाके पर कब्जा कर लिया। उसे एकराट यानी एकमात्र सम्राट की उपाधि भी दी गई। उसकी सेना बहुत विशाल थी। और इसी वंश का आखिरी राजा था धनानंद, जिसके समय में सिकंदर भारत आया था। जी, धनानंद बहुत अमीर लेकिन उतना ही घमंडी और अलोकप्रिय राजा था। जब सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पार नंद साम्राज्य की विशाल सेना के बारे में सुना तो उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन धनानंद की यही अलोकप्रियता उसके पतन का कारण बनी। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उसे हराया और भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। लोहे की तकनीक ने खेती और हथियार दिए, व्यापार ने पैसा दिया, नई सामाजिक व्यवस्था ने शासक वर्ग बनाया और नए विचारों ने उसे एक आधार दिया। और इन सब के ऊपर मगध की किस्मत अच्छी थी कि उसे सही जगह, सही संसाधन और सही राजा मिले। बिल्कुल, ये कोई एक कारण नहीं बल्कि कई कारणों का एक साथ आना था जिसने मगध को चैंपियन बनाया। और ये समझना जरूरी है कि इसी दौर ने और खासकर मगध के उदय ने उस मौर्य साम्राज्य की जमीन तैयार की जिसने पहली बार भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया। ये कबीलाई जिंदगी से एक संगठित केंद्रीकृत राज्य की तरफ एक निर्णायक मोड़ था जिसने भारतीय सभ्यता की दिशा तय कर दी। और जाने से पहले एक आखिरी ख्याल मन में आ रहा है। आज की चर्चा में हमने देखा कि इन महाजनपदों में राजतंत्र और गणराज्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं थीं। मगध, जो एक तानाशाही राजतंत्र था, आखिरकार वज्जी जैसे गणराज्य को हराने में कामयाब रहा। हाँ, ये एक ऐतिहासिक बहस का विषय है कि क्यों उस दौर में राजतंत्र ज्यादा सफल हुए। शायद एक राजा के लिए तेजी से फैसले लेना और सेना को एकजुट रखना ज्यादा आसान था, जबकि गणराज्यों में आपसी सहमति बनाने में वक्त लगता था। सही बात है। और आज के दौर में जब हम दुनिया भर में लोकतंत्र और शासन के अलग-अलग मॉडल्स पर बहस करते हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि लगभग 2600 साल पहले भी भारत की धरती पर ये राजनीतिक प्रयोग हो रहे थे। सवाल यह है कि क्या उन प्राचीन गणराज्यों के अनुभव, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों से आज भी हमारे लिए कोई सबक छिपा है?